Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is different types of diversity and discrimination. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी यानी भिन्न भिन्न प्रकार, यानी बहुत सारे वैरायटी ऑफ टाइप्स. ओके, डिस्क्रिमिनेशन कैसे एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं ग्रुप वाइज, या कैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है, कैसे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, वो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली मीन्स इंडिविजुअलिस्टिक और सिंगल फैमिली. जो न्यूक्लियर यानी इंडिविजुअल जो लोग रहते हैं, पेरेंट्स और उनके बच्चे, या फिर सिंगल फैमिली हम जिसको कहते हैं. पैट्रिकल फैमिली, अ फैमिली हेडेड बाय फादर. मैट्रिकल फैमिली, अ फैमिली हेडेड बाय मदर. Polyandry, a system of marriage wherein one woman has several husbands. Polygamy, a system of marriage wherein one man has several wives. Varan, that is literary meaning color, is used for caste. Prejudice, that is unfair and partial opinion formed in the mind beforehand. Stereotype, a fixed image about people. Discrimination, the act of making differences and unfair treatment. Okay, now as you know, India is a big country, बहुत बड़ी कंट्री है एंड अ ह्यूज डाइवर्सिटी है. ठीक है, चाहे वो हम फिजिकली बात करें या कल्चर की बात करें. इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और अलग अलग जगह से आए हुए लोग जो हैं वो बसे हुए हैं. अलग अलग पार्ट में क्लाइमेट अलग है, वेजिटेशन अलग है, सॉइल अलग है और लोगों का रहने का तरीका अलग है. राइट, तो इतने सारे वेरिएशन होने के बावजूद क्या है, हमारे इंडिया जो है वो क्या है, एक है. ओके, अब ये जो डाइवर्सिटी है फैमिली में, फूड में, ड्रेसेस में, कस्टम्स में, लैंग्वेजेस में, कास्ट में, रिलीजन में, इससे क्या होता है, इससे मिलके बनती है सोसाइटी और लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो क्रिएट होता है. नाउ डिस्पाइट सेवरल डाइवर्सिटीज ऑफ एनवायरनमेंट एंड कल्चर, देयर प्रिवेल्स एन अंडरलाइंग यूनिटी विच बाइंड्स द पीपल ऑफ द कंट्री इन अ सिंगल यूनिट. जैसे एक पर्सन, चाहे वो पंजाबी है, बंगाली है, बिहारी है, गुजराती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, कुछ भी कल्चर उसका है, कोई भी लैंग्वेज बोलता है, लेकिन वो क्या है, वो एक इंडियन है. ये क्या है, एक यूनिटी है. ठीक है, जो हमें सबको बांध के रखती है कि आप पंजाबी हो, मैं गुजराती हूँ, लेकिन हम क्या हैं, भारतीय हैं, हम इंडियन हैं. ओके, सो अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ डाइवर्सिटीज इन सोसाइटी इज गिवन बिलो. अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की. ठीक है, डाइवर्सिटी एज अ फैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. अब ह्यूमैनिटी का एक फैक्ट है डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब कि डिफरेंसेस होना. ठीक है, मैन जो है एक सोशल एनिमल है, बर्थ से डेथ तक सब लोग क्या है, एक सोसाइटी में रहते हैं. ठीक है, कुछ लोग बहुत काइंड होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत एंग्री होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारा एंगर होता है. ठीक है, अब वो क्या है, उनका बिहेवियर डिफरेंस है, बिहेवियर डाइवर्सिटी है. ओके, नाउ कुछ लोग जो हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ फैट होते हैं, कुछ थिन होते हैं, कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं, किसी का स्किन कलर अलग है, किसी का स्किन कलर अलग है, कुछ की बॉडी फिजिक बहुत अच्छी होती है, कुछ बहुत दुबले पतले होते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये डाइवर्सिटी है. तो डाइवर्सिटी क्या है, और सोच भी सबकी अलग अलग होती है. तो ये क्या है, ह्यूमैनिटी डाइवर्सिटी की फैक्ट है ये, कि अगर दो ह्यूमन बीइंग हैं तो वो डाइवर्स होने ही होने हैं, उनमें डिफरेंस होने ही होने हैं, वो एक जैसे नहीं हो सकते. ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर. ये तो हमने बात की कि दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, ये ह्यूमैनिटी फैक्टर है. अब हम बात करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर की. डाइवर्सिटी जो है वो फैमिली स्ट्रक्चर में होती है. अब एक फैमिली क्या है, फैमिली एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी है. बहुत सारी फैमिलीज मिलके सोसाइटी बन जाती है. मैन जो है वो फैमिली में ही बॉर्न होता है. ठीक है, अपनी फैमिली से वो लैंग्वेज सीखता है, बिहेवियर सीखता है, बड़ा होना सीखता है, बहुत सारे इथिक्स सीखता है, कस्टम सीखता है, और इस तरीके से फिर वो सोसाइटी में उस चीज़ को कॉन्ट्रीब्यूट करता है. अब
इतने सारे, डिस्पाइट द यूनिवर्सल नेचर ऑफ द फैमिली वन कैन सी वास्ट डिफरेंस इन इट्स स्ट्रक्चर इन डिफरेंट सोसाइटी। जब वो बाहर निकलता है बड़ा होके, तो वो देखता है कि उसकी फैमिली ने जो उसको सिखाया है, जो उसका खुद का नेचर है, खुद का रिलीजन है, उसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में। तो अब क्या होता है, जब वो जॉब करता है, दूसरे लोगों के साथ मिलता है, तो डाइवर्सिटी जो है वो इंटरचेंज होती है। आप अपनी चीज़ें दूसरे को सिखाओगे, दूसरों की चीज़ें आप खुद सीखोगे। उसके अलावा फैमिलीज़ के टाइप अलग अलग होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो स्मॉल फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। कुछ लोग जो है वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली जो पुराने टाइम से ही चलती आ रही है, जब सारे लोग इकट्ठे रहते थे, जो दादा, फिर दादा के बच्चे, ठीक है, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, सब लोग एक साथ रहते थे। आजकल क्या है, लोग शहरों की तरफ काम करने लगे हैं, तो मोस्टली जो लोग हैं शहरों में न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ठीक है, अपने मदर फादर से दूर जाकर कहीं अपने बच्चों के साथ वो अपना घर बना लेते हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। अब मोस्टली जो रूरल एरिया होता है, जो गांव होते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली में जब आप रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। फैमिली के साथ रहना क्या होता है, ठीक है, शेयरिंग क्या होती है, एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप क्या करते हो, जॉइंट फैमिली में जब रहते हो तब सीखते हो। अब पुराने टाइम में क्या होता था, एक ही जॉइंट फैमिली के जो लोग हैं वो अपना काम खुद करते थे। जैसे कोई ब्लैक स्मिथ होता था, या फिर कोई गोल्ड स्मिथ का काम करता था, या फिर एग्रीकल्चर, कोई फार्मर होता था, तो उसी के फैमिली मेंबर जो होते थे वो काम में कंट्रीब्यूशन देते थे। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण क्या हो गया है, बहुत सारे लोग शहरों की तरफ मूव हो गए हैं, तो फैमिली का साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है, न्यूक्लियर होता जा रहा है। नाउ जॉइंट फैमिली जो है दैट इज प्रिवलेंट इन इंडिया सिंस लॉन्ग। द सिस्टम इज स्टिल प्रिवलेंट इन मैनी रूरल एरियाज एंड अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल में आप देखोगे जो ट्राइबल पीपल है अभी तक ये पुराने कस्टम फॉलो कर रहे हैं, अपना एक यूनिक इन्होंने आइडेंटिटी बना रखी है, ठीक है, जिसमें जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। अब सोसाइटी जो है, फैमिली भी दो टाइप की होती है, पैट्रिकल और मैट्रिकल। जिसमें फैमिली का हेड फादर होता है उसको पैट्रिकल बोलते हैं, और जिसमें फैमिली हेडेड बाय अ विमेन होता है उसको मैट्रिकल बोलते हैं। ओके, नाउ फैमिली जो है वो अलग अलग टाइप की मैरिजेस भी उसमें होती हैं, ठीक है, कुछ एक विमेन होती हैं जिसके बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, और कुछ पॉलीगैमी होती हैं जिसमें एक मैन की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं। तो अलग अलग, जैसे हिमालयन ट्राइब्स जो होते हैं वहाँ पर जो पॉलीएंड्री है वो काफ़ी फेमस है। उसके अलावा जैसे मोनोगोमस फैमिली होती है जिसमें एक मैन की एक वाइफ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से फैमिली भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग टाइप की फैमिलीज होती हैं। तो यहाँ एक डाइवर्सिटी का एग्जांपल आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो आप पैसा कमाने के लिए काम करते हो, ऑक्यूपेशन करते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है डाइवर्सिटी, इसमें क्या डाइवर्सिटी है, अब कुछ लोग आप देखोगे फार्मर हैं, ओके, कुछ आप देखोगे क्राफ्टमैन हैं, तो उनका पैसा कमाने का तरीका अलग अलग होता है। पहले जो लोग होते थे वो हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे और कल्टीवेशन करते थे। तो मोस्टली जो लोग होते थे वो यही काम करते थे जो इनकी प्राइमरी और बेसिक एक्टिविटी थी। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने डेवलप करना शुरू किया खुद को, ठीक है, टूल्स बनाने शुरू किए। तो जो जूट टूल बनाते थे उनका एक अलग ऑक्यूपेशन हो गया, कुछ ने क्लॉथ्स बनाने शुरू किए, उनका एक अलग ऑक्यूपेशन हो गया। घर में जो बच्चे होते थे या फिर विमेन होती थी वो घर का खाना बनाती थी, ठीक है, बच्चों की देखभाल करती थी। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी काफ़ी डिफरेंशिएट है। Primitive communities gradually developed the knowledge of using land and growing plants, which gave rise to the agrarian economy. All the individuals of the community helped one another in cultivating land. या फिर घर बनाते थे या पेड़ों की कटाई करते थे फॉरेस्ट में, या एनिमल को रियर करते थे, तो सारे फैमिली मेंबर जो है एक दूसरे की हेल्प करते थे, ठीक है। नाउ डिवीजन ऑफ लेबर कैसे किया जाता था, जो फीमेल होती थी या फिर जो बच्चे होते थे उनको ऐसा काम दिया जाता था उनके फिजिकल हेल्थ के हिसाब से कि ये जो कर पाएंगे। घर के जो मैन होते थे वो प्लाइंग करते थे, ठीक है, और भी कोई ऐसा बार्टर ट्रेड करते थे, यानी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, टूल्स बनाने का काम करते थे। तो इस तरीके से ये एक्टिविटीज शुरू हुई। नाउ growth in agriculture, handicrafts and profit in commerce from surplus production
paved the way for industrial revolution in Europe. The use of mechanical power was the basis of industrial revolution. The revolution gave rise to the modern industrial economy, and the system is characterized by large production, big organizations, highly developed technology and tertiary occupations. तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन जो है उनने जन्म लिया, बहुत सारे ऑक्यूपेशन मतलब स्टार्ट हुए. नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन, education, training and skills have gradually transformed occupation into profession. जैसे कि कोई आज डॉक्टर है, लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई नर्स है, कोई टीचर है, और आज आप देखोगे कि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं. नाउ ये हो गया प्रोफेशन, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कैसे डाइवर्सिटी है. उसके बाद है डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस आप देखोगे, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, जहाँ पर 1652 मदर टंग्स हैं, विच 33 आर स्पोकन बाय पीपल नंबरिंग ओवर अ लाख. नाउ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है. हमने ऑफिशियली 22 लैंग्वेजेस को क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है, जैसे कि आसमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, इस तरीके से 22 लैंग्वेजेस जो हैं उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड किया है. लेकिन उसके बावजूद जो है इंडिया में बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, और भी बहुत सारे लोग जो हैं अपनी बोली बोलते हैं, अपनी स्टेट के वाइज, अपने एरिया के वाइज. तो ये आपने देखा डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, यानी लैंग्वेजेस में भी डिफ्रेंशिएशन है. नाउ डाइवर्सिटी इन कास्ट, क्लास एंड रिलीजन. फर्स्ट हम बात करते हैं कास्ट की. कास्ट में कास्ट सिस्टम जो है वो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत पुराना सिस्टम है. कास्ट सिस्टम जिसमें कास्ट वाइज लोगों को डिवाइड किया हुआ था, जिसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये चार जो होती थी ये कास्ट होती थी, जिनको वर्ण भी कहते थे, ठीक है. इसमें जो ब्राह्मण होते थे वो सबसे अपर लेवल पे होते थे. उसके बाद क्षत्रिय आते थे जिसमें किंग वगैरह होते थे, ब्राह्मण उनको सलाह देते थे, ठीक है. क्षत्रिय के बाद वैश्य आते थे जो ट्रेड एंड कॉमर्स का काम करते थे, और उसके बाद सबसे लो लेवल पर जो शूद्र होते थे उनको ट्रीट किया जाता था. तो ये था कास्ट सिस्टम. नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. द erstwhile Madras province was bifurcated into Andhra Pradesh and Tamil Nadu. In 1953, Bombay province into Gujarat and Maharashtra in 1956, and Punjab into Punjab and Haryana in 1966. The criteria of such bifurcation was the dominant language. अब आप देखो कैसे एरिया वाइज जो है उनको अलग अलग कर दिया गया. क्यों अलग किया? बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज. जिस एरिया में जो लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी उनको उसी पार्ट में डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स मेंशन टू क्लासेस, दैट इज बोर्गेस एंड प्रोलेटरेट. द फॉर्मर रिप्रेजेंट द कैपिटलिस्ट व्हाइल द लेटर रिप्रेजेंट द वर्किंग क्लास. अब जो फर्स्ट है वो क्या दिखाता है? कैपिटलाइज, जो हाई सोसाइटी, हाई क्लास, और सेकंड वन जो है दैट इज द वर्किंग क्लास, जो उनके अंडर काम करते थे. The caste system in India originated from the वर्ण system. In ancient time, वर्ण जो होते थे बेसिकली उसका मतलब होता था कलर, ठीक है. तो जो वाइट कलर्ड पीपल थे, आर्यंस जो थे, वो वैदिक पीरियड के, उनको ओरिजिनल, एंड ब्लैक पीपल ऑफ इंडिया उनको दास या दास्यु कहा जाता था. एंड इस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हैं चार क्या बना रखे थे? कास्ट सिस्टम में क्लास बना रखी थी, कास्ट बना रखी थी. ओके, अब कास्ट के बाद हम बात करते हैं क्लास की. क्लास डिपेंड करता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर. इट इज़ अ फैक्चुअल स्ट्रक्चर विदाउट एनी रिलीजियस और लीगल डेमोक्रेशन एंड सैंक्शंस. क्लास स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय प्रॉपर्टी. ये क्या कर रखा है? ये कोई मतलब ये कोई सैंक्शन नहीं कर रखा है, ये कोई कोर्ट ने नहीं बनाई है, ये चीज़ लॉ नहीं कहता, लेकिन लोगों ने क्लास को, स्टेटस को डिवाइड कर रखा है प्रॉपर्टी वाइज. कौन कितना रिच है, ठीक है, वो हाई क्लास के लोग हो गए, कौन पुअर है, लो क्लास के लोग हो गए. इस तरीके से 4 क्लासेस में डिवाइड किया है सोसाइटी को: अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास एंड पीजेंट्री, ठीक है. नेक्स्ट है रिलीजन. There are a number of religions in India.
इन मॉडर्न टाइम्स। आज आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, हिंदू लोग भी हैं, बुद्ध लोग भी हैं जो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते हैं, सिखिज़्म, जैनिज़्म। सो इतने सारे रिलीजन जो वो हैं इंडिया में हैं। अब हर एक रिलीजन के कस्टम अलग हैं, रिचुअल्स अलग हैं, ठीक है। क्रिश्चियन जो हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिंदुइज़्म को अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जैनिज़्म को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, बुद्धिज़्म को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब जो जिस तरीके से जिस रिलीजन में, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें एक सेकुलर कंट्री है, जिसमें कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, ठीक है। जिसको जो रिलीजन ईजी लगता है, जिसको जो कस्टम ईजी लगते हैं फॉलो करने, वो उसी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है। जैसे हिंदू जो हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, टेम्पल में जाते हैं, ठीक है। मुस्लिम जो हैं वो नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियन जो हैं वो चर्च में जाते हैं, और जो सिख हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। तो इस तरीके से कोई भी किसी भी रिलीजन को चूज कर सकता है। नाउ नेक्स्ट है मोड्स ऑफ वर्शिप। ये आपको पता ही है, ठीक है। हिंदू टेम्पल में जाकर पूजा करते हैं, उसके बाद जो मुस्लिम्स हैं वो मॉस्क्यू में जाते हैं, क्रिश्चियन जो हैं वो चर्च में प्रे करते हैं, और जो सिख हैं वो गुरुद्वारा में प्रे करने जाते हैं। नेक्स्ट है नीड फॉर डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी की ज़रूरत ही क्या है? आपने देखा हर एक चीज़ में डाइवर्सिटी है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, सबका खाना पीना, कस्टम, लैंग्वेज, रिलीजन सब कुछ अलग है। तो क्यों ज़रूरी है? डाइवर्सिटी जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक जैसे हो ही नहीं सकते, राइट। उनका इंटरेस्ट अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, स्किल्स अलग होते हैं। कोई भी दो लोग जो है उनका सिमिलर टेस्ट हो ही नहीं सकता। किसी को कोई काम करना पसंद है, किसी को कुछ काम करना पसंद है, ठीक है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो इसीलिए डाइवर्सिटी जो है वो सोसाइटी की नीड भी है। ओके नाउ, अब डाइवर्सिटी अगर नहीं होती तो क्या होता? अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसको स्टडी अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, उसको ऐसे मौके नहीं दिए जाते, तो वो डॉक्टर कैसे बनता? तो अगर एक ही टाइप की चीज़ें होती तो लोगों की लाइफ भी जो है वो क्या हो जाती? बोरिंग हो जाती, ठीक है। इसीलिए डाइवर्सिटी का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हमने डाइवर्सिटी पढ़ी, क्यों जरूरी है ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कितनी चीज़ें अलग अलग हैं, फिर भी इंडिया कैसे एक है, कैसे यूनिटी है डाइवर्सिटी में। फर्स्ट है जियोग्राफिकल यूनिटी। इंडिया जो है वो जियोग्राफिकल यूनाइटेड है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स नेचुरल बाउंड्रीज। इंडिया की जो बाउंड्री है वो इतने अच्छे से बनी हुई हैं कि बाकी जो वर्ल्ड है उससे इंडिया जो है काफ़ी डिफरेंट है, ओके, काफ़ी अलग लोकेशन पर है। तो इसीलिए इंडिया अपने आप में ही यूनाइटेड है। सेकेंड, यानी कोई भी दूसरी कंट्री आके अपने रीति रिवाज शुरू नहीं कर सकती इजीली, ठीक है। तो इंडिया जो है वो जियोग्राफिकल यूनिटी है इंडिया में। सेकेंड है पॉलिटिकल यूनिटी। नाउ पॉलिटिकल यूनिटी क्या है? इसमें क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे इंडिया को टेक केयर करती है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल यूनिटी है। द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन वॉज बिगिन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड when Emperor Ashoka established a vast empire in India। उसके बाद गुप्ताज आए, ठीक है, उन्होंने इंडिया पर रूल किया। फिर उसके बाद मुगल एम्पर अकबर, द लेटर द ब्रिटिश रूलर्स अटेम्प्ट टू यूनाइटेड द कंट्री एज अ सिंगल पॉलिटिकल यूनिट। तो सब ने इंडिया को एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट मान के ही रूल किया है उन पे। तो अब आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में जो पूरे इंडिया की टेक केयर करती है, पूरे इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दिस इज पॉलिटिकल यूनिटी। उसके बाद है कल्चर यूनिटी। द फिजिकल डाइवर्सिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर फीचर, दैट इज फूड, clothing, house type, languages, customs, fairs and festivals, occupation, etc. The fact that there exist nearly 5,000 ethnic group in India adds to the variety of cultural landscape of the country. Fairs are organized in different parts of the country in which all the people, irrespective of their caste or creed, participate and have fun. India में बहुत
हाई लेवल पर ऐसे फेयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है, ऐसे मेले लगाए जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं जिसमें सारे लोग जो हैं किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी कल्चर के हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक दूसरे के कल्चर को सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ऐसे ही मैरिज आप इंडिया में अगर आप रहते हो तो आप किसी भी कास्ट में, किसी भी रिलीजन में आप मैरिज कर सकते हो। तो अब दो कम्युनिटी के बीच में मैरिज होती है तो आपस में उनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है जिससे कल्चरल यूनिटी रहती है। ओके, नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, बिहू फेस्टिवल ऑफ असम, पोंगल ऑफ साउथ इंडिया एंड बैसाखी ऑफ पंजाब, ये जो हैं ये तीनों अलग अलग स्टेट के फेस्टिवल हैं, लेकिन तीनों क्या हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। तो ये इनको आपस में जोड़ते हैं। नाउ दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, कि अलग अलग उनका जो ड्रेसेस हैं, लाइफस्टाइल है उनका क्या है, अलग अलग है। नाउ नेक्स्ट है रिलीजियस यूनिटी। इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री है मतलब कोई भी इंडिया का स्टेट रिलीजन नहीं है, मतलब इंडिया किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। सब लोग जो हैं वो फ्री हैं, वो किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं, 2 रिलीजन अपना सकते हैं, 4 रिलीजन अपना सकते हैं, जिसमें उसका मन करे। टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, विहार, कहीं भी जाकर वो प्रे कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में हर एक रिलीजन जो है वो क्या है, कॉमन है। और सारे रिलीजन क्या सिखाते हैं, ब्रदरहुड सिखाते हैं और मॉरल लाइफ सिखाते हैं। पिलग्रिमेज इन एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स। पंडित नेहरू rightly stated in his book that discovery of India that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. पंडित नेहरू ने अपनी बुक में लिखा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि यूनिटी जो है वो कहीं बाहर से इम्पोज नहीं की गई है, वो हम लोगों के अंदर ही है। हम लोग जो हैं एक साथ इंडिया में रहते हैं, अपना रिलीजन, अपना कल्चर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही जो हमारा नेशनल एंथम है वो भी यही डिस्क्राइब करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हर एक जगह हर एक चीज़ अलग है लेकिन फिर भी हम यूनाइटेड हैं। ओके, नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एंड प्रेजुडिस। नाउ प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस होता है किसी को सोचे समझे बिना अपनी राय रख देना, ठीक है, दूसरों की राय को उसी को चलते जाना, उसी को फॉलो करते जाना। अब डाइवर्सिटी एंड प्रेजुडिस ये क्या है, बाय हैंड बाय हैंड चलते हैं। कैसे? जहाँ पर डाइवर्सिटी होगी, डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो एक दूसरे के जो लोग हैं, कुछ लोग होंगे जो एक दूसरे की चीज़ों को समझेंगे और कुछ लोग होते हैं वो एक दूसरे के कल्चर का, एक दूसरे के रिलीजन का मजाक उड़ाते हैं। वो क्या हो गया? प्रेजुडिस हो गया। जैसे now we can boast of diversity in our country, yet it is not always celebrated. There are times when we do not welcome strange and unfamiliar things or attitudes of people around us. We also tend to form different and weird opinions about others who are not like us. These opinions may be at times negative. Such negative or biased opinion become prejudice. जब एक नेगेटिव ओपिनियन, बायस्ड ओपिनियन, बिना सोचे समझे किसी के बारे में राय बना लेना, ठीक है, वो क्या बनता जाता है? वो प्रेजुडिस बनता जाता है। प्रेजुडिस, और हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? जैसे पहले से ही चलता आ रहा है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, वो मीनियल जॉब करेंगे, वो इसी के लिए बने हैं। गर्ल्स जो हैं वो इसी तरीके से उनको बिहेव करना चाहिए, उनको प्यार से बोलना चाहिए क्योंकि उनकी शादी होनी है, अगले घर जाना है। मस्कुलर जो काम है वो बॉयज़ से कराना चाहिए, बॉयज़ को कभी रोना नहीं चाहिए। तो ये क्या बन चुके हैं? ये प्रेजुडिस बन चुके हैं। ऐसा नहीं है बॉय हैं क्या उनको दर्द नहीं होता, वो क्यों नहीं रो सकते? लेकिन सोसाइटी ने क्या किया है, ये एक ओपिनियन, बायस्ड ओपिनियन जो है ये तय कर लिया है, फिक्स कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या है? फिक्स्ड इमेजेस, ये होती हैं स्टीरियोटाइप। नाउ नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। अब स्टीरियोटाइप से क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होती है जब आप एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते हो तो आप क्या करोगे? उसको डिस्क्रिमिनेट करोगे, नीचा दिखाओगे, गलत समझोगे, राइट? सो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग डिफरेंसेस। इट इज़ एन अनफेवरेबल एक्शन, बिहेवियर, आउटकम और ट्रीटमेंट। इट हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट एंड रिएक्ट एज पर देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। लोग अपनी सोच के अकॉर्डिंग जब रिएक्ट करते हैं ना दूसरों के साथ, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन।
discrimination. Okay, now there are different forms of discrimination. For example, put other people down to stop them from participating in certain activities and taking up jobs, to stop them from living in certain neighborhoods, not allowing them to take water from the same well. जैसे कि पहले होता था, जब हिंदुइज्म रिलीजन था, पहले क्या होता था, जो लो कास्ट के पीपल होते थे, ठीक है, जो शूद्र क्लैन से बिलोंग करते थे, उनको जहाँ पर ब्राह्मण रहते थे उस टेम्पल से वो पानी नहीं भर सकते थे, वहाँ पर उनको रहने की इजाज़त नहीं होती थी, वो किसी भी सभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे. तो ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन है. कॉजेज ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्या कारण हो सकते हैं इनके? फर्स्ट है जो बायस्ड थिंकिंग होती है, लोगों की जो सोच है, ठीक है, कि विमेन जो हैं वो बायोलॉजिकली एंड फिजिकली वीक हैं, देयरफॉर वो ऐसी ड्यूटी नहीं कर सकते जो मैन कर सकते हैं. ठीक है, कोई बोझ उठाना है, कोई भारी सामान उठाना है, तो पहले ही ऐसे हो जाएगा कि ये लड़का उठाएगा, लड़की नहीं उठा सकती. तो ये लोगों की क्या है, पहले से बायस्ड थिंकिंग चलती आ रही है. सेकेंड, इवन जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने गर्ल चाइल्ड और मेल चाइल्ड में क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. दे प्रेफर टू हैव मेल चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द एज ओल्ड सोशल कस्टम एंड सोशल इविल्स लाइक डॉरी. अब वो क्या चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि हमें गर्ल बोर्न ना हो, हमें मेल चाइल्ड चाहिए. क्यों? अगर मेल चाइल्ड चाहिए, क्यों चाहिए उन्हें? ताकि वो डॉरी जैसे जो सोशल कस्टम बने हुए हैं उनसे बच सकें. उसके बाद the false notion of superiority of race has been a major cause of prejudice and discrimination. जैसे कि अपार्टाइड सिस्टम था, ठीक है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कि वाइट जो हैं वो अदर पीपल को, ब्लैक पीपल को क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे. ऐसे ही इंडिया में जब ब्रिटिश रूलर थे, वाइट पीपल थे, वो इंडिया के जो नेटिव थे ब्लैक पीपल, उनको क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे. ठीक है, तो इस तरीके से जो फॉल्स नोशन ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ रेस है उसके कारण डिस्क्रिमिनेशन आती है. Next is the age-old system of division of society on the basis of Varn, which led to the caste system in Indian society, caused grievous discrimination against the so-called lower caste in India. जो सोसाइटी की डिवीज़न है कास्ट सिस्टम में, ठीक है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है. जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट के जो लोग होते थे, जिनको दलित कहते थे, उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे. Religion also plays a leading role in creating prejudice and discrimination among different communities. Not only religion, but differences of sects too have contributed to the rift among the same religion communities. जैसे हम माइंड में थिंकिंग बना लेते हैं, ये मुस्लिम है, ये ऐसा करता होगा, ठीक है, अच्छा ये इस धर्म के लोग हैं, ये ऐसे करते होंगे, इनसे बात नहीं करनी. आपने देखा होगा ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स. ठीक है, इवन जो एक ही रिलीजन में अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कि मुस्लिम में शियाज एंड सुन्नीज हैं, ओके, जैन्स में दिगंबर एंड श्वेतांबर हैं, उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस जो है वो चलता रहता है. नेक्स्ट है प्रैक्टिसेस लाइक स्लेवरी, डिफरेंट इमिग्रेशन लॉज, temple entry, social exclusion from schools and disfranchisement etc. also cause discrimination among people in various countries and societies. Now here is an interesting fact. The British policy of racial discrimination known as apartheid, which was also called practiced against the Indian, debated the entry of Indians into the social club etc. जिस टाइम ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया में, उस टाइम क्या करते थे, ब्रिटिश रूलर जो होते थे वो इंडियन को डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनको कहीं भी सोशल क्लब में और जहाँ पर गैदरिंग होती थी ब्रिटिशर्स की, वहाँ पर जाना अलाउड नहीं होता था, और इस सिस्टम को नाम दिया गया अपार्टाइड सिस्टम. ओके, नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब जो ये प्रेजुडिस है और डिस्क्रिमिनेशन है, इससे सोसाइटी पर क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकते हैं. फर्स्ट है prejudice and discrimination led to ethnic hostilities which constitute a major danger to peace both within and among nation. जब आपस में एक दूसरे की सोच नहीं मिलती है तो उससे क्या होता है, उससे समाज को खतरा होता है. समाज के साथ साथ देश में कैसे शांति बनी रहे, इस पर भी एक सवाल पैदा होता है. तो अगर प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी तो लोग पीसफुली एक जगह पर रह सकते हैं. सेकेंड,
Prejudice and discrimination led to disunity, which results in disorganization of the society and even disturb the collective life of the community and humanity at large. Prejudice और discrimination जो है उससे क्या लोग disunited होते हैं. जब आप एक ही चीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो आपकी क्या बन जाती है, अलग अलग ओपिनियन बन जाती है. तो आप क्या करते हो, दंगे फसाद करते हो, एक दूसरे को रिलीजन को लाइक नहीं करते हो, एक दूसरे की सोच को लाइक नहीं करते हो, तो लोगों की लाइफ में हार्मोनी नहीं बन पाती. Third, prejudice and discrimination led to racial arrogance and create a gulf between different nation. अब जो prejudice and discrimination है इसके कारण एक racial arrogance आ जाती है. Oh, we are the white people, we have to treat like this, we have to behave like this. तो लोगों में arrogance आ जाती है जिससे country से country के बीच में भी क्या आ जाती है, दरार आ जाती है. ठीक है, country के भी आपस में नहीं बन पाती, वो united नहीं हो पाते. Next है prejudice and discrimination create strained relation between the dominant and the dominated groups and retards the progress of both the groups. जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाला है और जो सहने वाला है यानी डोमिनेंट एंड द डोमिनेटेड ग्रुप, दोनों के बीच में काफ़ी फैसला आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे की प्रोग्रेस को रोकने लग जाते हैं. Discrimination in particular affects the healthy development of growth of people in the society. Now, steps for curbing prejudice and discrimination. अब जो prejudice and discrimination है उससे जो सोसाइटी है, जो कंट्री है, वो क्या होती जा रही है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही है. तो इसको वाइप अप करना बहुत ज़रूरी है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है. इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं हम ये? फर्स्ट, एडुकेशन. लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देकर. जब आप एडुकेटेड हो जाते हो ना तो आपका एक माइंड सेट हो जाता है और आप इन चीज़ों से काफ़ी दूर हो जाते हो. सेकंड है लेजिस्लेशन हैज़ ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन रिड्यूसिंग प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी. यानी लो, स्ट्रॉन्ग लो, ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में इतने स्ट्रॉन्ग लॉज हैं जो इसमें प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने में के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं. अकॉर्डिंग टू द सम स्कॉलर, interracial, interregional and intercaste marriages encourage the curbing of prejudice and discrimination. कुछ सोशल वर्कर जो होते हैं, स्कॉलर जो होते हैं, उनका कहना है कि अगर इंटररेशियल, इंटररीजनल, इंटरकास्ट मैरिज अगर ज़्यादा होंगी इंडिया में तो उससे भी प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो सकती है. Next is the Baha'i approach is appreciable in curbing prejudice and discrimination. According to Abdul Baha, humanity is one kind, one race and progeny, and there no racial distinction and separation in the creative plan of God. कि God ने सबको एक जैसा बनाया है. ठीक है, ह्यूमैनिटी सब लोग बराबर हैं, तो लोगों को सबको बराबर नज़र से ही देखना चाहिए, उनको अलग अलग नहीं सोचना चाहिए. Next है members of unequal groups must strive toward unity. Mistrust, false sense of superiority and discord should not mar interpersonal relations. Setting up of councils and centers which promote friendship, distribution of literature specially designed to dispel prejudice, organizing events and setting up institutions that promote harmony among people should be encouraged. ऐसे जो है प्रोग्राम करने चाहिए, ऐसे काउंसिल्स बनाने चाहिए जिसमें अलग अलग सोसाइटी से लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें और उनके बीच के जो मतभेद हैं वो ख़त्म हो जाएं और लोग एक साथ काम करें. नेक्स्ट है The United Nations is already actively fostering the feelings of love and international brotherhood among the nations of the world. Such efforts should be appreciated and followed. United Nations जो है उसने already feeling of love and international brotherhood जो है वो हर नेशन में स्प्रेड किया हुआ है. ठीक है, ऑलरेडी एक्टिवली फोस्टरिंग कर रहे हैं, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, हमें ऐसे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. इनइक्वालिटी इज़ द अपोजिट ऑफ इक्वालिटी, यानी सबको अलग अलग ट्रीट करना. इक्वालिटी होता है सबको एक जैसा देखना, इनइक्वालिटी होता है अलग अलग तरीके से, सबके लिए अलग ओपिनियन होना, अलग तरीके से उसको ट्रीट करना. ठीक है, अब डाइवर्सिटी, वाइल डाइवर्सिटी इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, इनइक्वालिटी इज़ मैन मेड. अब डाइवर्सिटी जो है वो नेचुरल फिनोमिना है. भाई आप
उत्तर प्रदेश में रहते हो, केरल में रहते हो, या आप माउंटेन्स में रहते हो या प्लेन्स में रहते हो, वो तो क्या है, एक नेचर का फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन लोगों ने इसको किस में चेंज कर दिया, लोगों ने डाइवर्सिटी को चेंज कर दिया इनइक्वालिटी में। अच्छा, आप साउथ में रहते हो, हमारे तो ट्रेडिशन अलग है, हमारे तो रिलीजन अलग है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको इनइक्वल ट्रीट करते हैं। इनइक्वालिटी मीन्स डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट एंड इज ऑब्जर्व्ड इन वेरियस realms including natural, civil, social, political and economic। अब किस तरीके से inequality को हम देखते हैं। फर्स्ट, it is said that all men are born equal but the fact is otherwise। ऐसा कहते हैं हम कि सब लोग जो हैं वो एक जैसे पैदा हुए हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं डिफरेंस है सबकी अपीयरेंस में, सबका कलर अलग है, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, सब अलग दिखते हैं, ठीक है। सेकेंड, इट इज़ सैड दैट एवरी वन मस्ट हैव इक्वल राइट। ऐसा कहा जाता है कि सबके पास इक्वल राइट हैं, लेकिन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी ऐसे लॉ बनाए गए हैं जो लॉ शुड नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, वेल्थ, सेक्स, रिलीजन और एडुकेशन। लेकिन कुछ लॉ जो हैं स्पेशल कंसेशन देते हैं वीकर सेक्शन को, ठीक है, सोसाइटी को। दे कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द बेसिस दैट दे आर अगेंस्ट सिविल लिबर्टी। अब क्या कहता है कानून? कानून कहता है कि सब लोग इक्वल हैं, सबको इक्वल राइट मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ सोसाइटी को गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ सोसाइटी को अलग सीट दी जाती हैं, प्रोविजंस दिए जाते हैं, स्पेशल कंसेशन दी जाती है, ठीक है। इससे पता लगता है कि सब लोग इक्वल तो नहीं है। थर्ड है, सोशल इनइक्वालिटी प्रिवेल्ड इन अ कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। The so-called lower caste, earlier called untouchables, now called Dalits, were considered inferior and discriminated। बहुत टाइम से ही अपर कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट को क्या करते जा रहे हैं, अनफेयर ट्रीट करते जा रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करते जा रहे हैं, और इस इनइक्वालिटी के लिए काफ़ी लॉ भी बनाए हुए हैं। In some countries, as in England and Switzerland, women did not enjoy the right to vote until the 19th century. Now, there also exists economic inequality in the country। वेल्थ जो है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ लोग जो हैं काफ़ी रिच हैं, ठीक है, कुछ लोग काफ़ी पुअर हैं। ऐसा कहा जाता है सबको इक्वल वर्क का इक्वल रिम्यूनरेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वीमेन है, चाइल्ड लेबर है, उनको बहुत कम वेजेस दिए जाते हैं। उसके बाद जेंडर डिस्पैरिटी स्टिल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। विमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। इन इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ हायर अमंग गर्ल्स देन अमंग बॉयज़ ड्यू टू इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। अभी भी जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, मेल चाइल्ड चाहते हैं, इसीलिए गर्ल को मार देते हैं पैदा होते ही, ठीक है। तो इससे ये भी क्या है, ये एक तरीके की डिस्क्रिमिनेशन है। Now here is a case study about discrimination against the Dalits। दलित पीपल कौन से होते हैं? जो अनटचेबल पीपल होते हैं, ठीक है। अब पहले क्या होता था, बहुत सारी ऑक्यूपेशन होती थी, कुछ फार्मर होते थे, ठीक है, कुछ क्राफ्टमैन होते थे, कुछ वीवर का काम करते थे, कुछ ब्लैक स्मिथ का काम करते थे। तो इस तरीके से उनकी सोसाइटी जो है वो अलग अलग बैठ गई, ठीक है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। कुछ लोग क्या करते थे, कुछ क्लीन करते थे, ठीक है, जगह को गार्बेज पिक करते थे, वॉशिंग और कटिंग हेयर का काम करते थे। तो ऐसे लोगों को डर्टी समझा जाता था और इम्प्योर समझा जाता था, और उनको कोई भी हाई लेवल की जॉब नहीं दी जाती थी, ठीक है, उनको इन्फीरियर समझा जाने लगा। तो इस तरीके से कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। हायर कास्ट के जो लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे, और उन्हें क्या कहते थे, अनटचेबल्स, यानी उनको छूना भी पाप है, ठीक है। तो पहले इस तरीके से होता था। अनटचेबल को किसी भी तरीके के राइट्स नहीं मिले हुए थे, वो किसी भी तरीके की उनके पास पावर नहीं होती थी, ठीक है। उन्हें अपर कास्ट के लोगों के घरों में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। सेम वेल से वो पानी भी नहीं भर सकते थे, और ना ही वो टेम्पल में जा सकते थे। और जो चिल्ड्रन होते थे लोअर कास्ट के, वो अपर क्लास के जो बच्चे होते थे उनके साथ सेम सीट पर बैठकर पढ़ भी नहीं सकते थे। तो इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी। नाउ स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी।
अब इतना ज़्यादा अनटचेबल को डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा कि सब लोग जो हैं वो खिलाफ हो गए। उनको क्या चाहिए थे? इक्वल राइट चाहिए थे। तो इनके लीडर बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है। ठीक है, इनको दलित्स का लीडर भी कहा जाता है और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिन्होंने दलित के राइट के लिए काफ़ी फाइट की है। वो खुद माहर कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, उन्होंने देखा सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अनटचेबल्स को बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इंग्लैंड में जाकर लॉयर की पढ़ाई की। ठीक है, और उसके बाद इंडिया में जब वो आए तो दलित्स को स्कूल में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए काफ़ी एनकरेज किया और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी एनकरेज किया। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द मेकिंग ऑफ द लॉ ऑफ बैनिंग अनटचेबिलिटी। ही एम्बर्स्ड बुद्धिज़्म विच ट्रीट्स ऑल मेंबर इक्वली। इसीलिए उन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो किया, जिसमें सब मेंबर्स को इक्वल ट्रीट किया जाता था। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द शेड्यूल कास्ट एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब, पीजेंट्स एंड वीमेन फोट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ बनाए जहां पर अनटचेबिलिटी को बैन किया गया और सब सिटीजन को इक्वल ट्रीट किया गया। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी जो है वो एक नेचुरल और यूनिवर्सल फिनोमिना है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि डाइवर्सिटी जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके की डाइवर्सिटी हो, चाहे वो कास्ट की हो, रिलीजन की है, कम्युनिटीज़ की है, ट्राइब की है, उसे अपनाना चाहिए। ठीक है, उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लोग की नज़र में सब लोग जो हैं वो इक्वल हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। तो दूसरों की लैंग्वेज, दूसरों का कस्टम, दूसरों का ट्रेडिशन, दूसरों के कल्चर की हमें क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देयर एग्जिस्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन इन इंडिया। हिंदुज़म जो है वो डोमिनेंट रिलीजन रहा है हमेशा से, उसके बाद इस्लाम है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ज़ोरोएस्ट्रिज्म। तो इस तरीके से बहुत सारे रिलीजन हैं जिनके अपने बिलीव्स हैं, अपनी वर्शिप हैं। ठीक है, अपने तरीके के कल्चर और कस्टम्स हैं। कुछ मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ बुक की पूजा करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि सारे रिलीजन जो हैं वो इक्वल हैं और सब रिलीजन यही सिखाते हैं कि आपस में प्यार से रहना चाहिए, पीस के साथ रहना चाहिए। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जिसमें किसी भी रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं माना गया है। सब लोगों को राइट टू फ्रीडम टू चूज रिलीजन है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सो देयर एग्जिस्ट डाइवर्सिटी इन द सोशल फील्ड ऑल्सो। अब कुछ आप देखोगे सोशल फील्ड में भी काफ़ी डाइवर्सिटी है, एडुकेशन में भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी कंट्री में जो भी डाइवर्सिटी है, जो भी हमसे अलग लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ दिस इज द चैप्टर। नाउ जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। Diversity is the fact of human beings who are social animals by nature as well as necessity. Diversity exists in the family structure, which is of two types: joint family and nuclear family. Diversities exist in economic activities also. A primitive rural economy has primary activities, while a modern industrial economy has secondary and tertiary activities. Diversity is also observed in languages, caste, class, and religion. Despite great diversity in physical and cultural spheres, India has geographical, political, cultural, and religious unity. Prejudice and discriminations exist in society, and both are against the spirit of democracy. There are several causes of bias and discrimination, which include sex-based bias, superiority of race, caste system, religion, and socio-political factors. Prejudice and discrimination cause much harm to individuals, society, and the country as well. Measures for curbing prejudice and discrimination are education, legislation, and intermixed marriages, Baha'i approach, setting up of councils and institutions, etc. Inequality exists in many forms in society. It includes civil, social, economic, political, and gender-based. Our constitution also respects diversity. So this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.